नमस्कार। आज हमारे पास में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। यूट्यूब पर किसी ने अपना अनुभव शेयर किया था, अलौकिक टाइप का। ये कहानी है एक हॉस्टल की, और उसके पास ही एक बंगला था, एकदम वीरान। उसी से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। अच्छा। सोर्स है इसका यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह। वीडियो का नाम है भूत बंगला, रियल हॉरर स्टोरी, सच्ची कहानी। तो हम इसी के ट्रांसक्रिप्ट पर बात करेंगे। कहानी है साल 2009 की। एक कोचिंग सेंटर था और उनका अपना हॉस्टल भी था। लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स रहते थे वहां। इलाका थोड़ा सुनसान सा था, और हॉस्टल के बिल्कुल पास में एक बूढ़े आदमी का पुराना बंगला था, खाली पड़ा हुआ है। अच्छा। और जो हॉस्टल का केयर टेकर था, माधव, उसने सबको सख्त मना किया था कि भाई उस बंगले के पास कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये तो क्लासिक शुरुआत है किसी हॉरर कहानी की। एक मनाही वाली जगह। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो अक्सर परेशान होती हैं, अपनी कोई अधूरी कहानी, कोई इच्छा वो बताना चाहती हैं। तो ये कहानी भी शायद ऐसी ही किसी किसी मौजूदगी के बारे में है, जिसका सामना हुआ हॉस्टल के कुछ लड़कों से। तो चलें देखते हैं क्या हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहली घटना शुरू होती है क्रिकेट से। लड़के खेल रहे थे हॉस्टल कंपाउंड में, और गेंद चली गई उछलकर उसी बंगले के अंदर। जिस बंगले में जाने से मना किया था। एग्जैक्टली अब माधव की चेतावनी तो थी, पर गेंद भी तो लानी थी। तो दो लड़कों ने हिम्मत की, घुस गए बंगले में। थोड़ा इधर उधर देखा तो एक को गेंद दिख गई। एक कंक्रीट का स्लैब सा पड़ा था उसी के पास। पर जैसे ही उसने वो गेंद उठाई, कुछ हुआ? हाँ, उसे एकदम से तेज ठंडक महसूस हुई। अजीब सी ठंड, जैसे एसी चला दिया अचानक। ये जो अचानक ठंडक महसूस होना है ना, ये कई पैरानॉर्मल किस्सों में आता है। माना जाता है कि ये किसी एनर्जी शिफ्ट का या किसी अनदेखी उपस्थिति का पहला संकेत हो सकता है। सही। वो लड़का थोड़ा घबराया, पर तभी दूसरे ने आवाज दी, अरे मिल गई तो चल जल्दी। और वो फौरन बाहर आ गए। उस टाइम तो ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में। फिर उसी दिन बाद में जो केयरटेकर था, माधव, और रसोइया, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। रात को रुकना था, अगली सुबह आते। अच्छा, मतलब लड़कों को खुली छूट मिल गई? हाँ, बस मौका मिल गया। प्लान बना छत पे चिकन पार्टी का। रात के कोई 9:30 बजे का टाइम होगा। छत पे हल्की लाइट लगाई, चिकन पकाना शुरू किया। सब खाने के लिए बैठे ही थे कि एक लड़के को लगा जैसे कोई उसके एकदम बगल में आके बैठ गया है, बिल्कुल पास। ओके। उसने पलट के देखा तो दूसरा लड़का तो काफी दूर बैठा था। उसने सोचा चलो मेरा वहम होगा, वापस खाने लगा। जैसे ही उसने फिर से खाने पे ध्यान लगाया, उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई बहुत ही करीब है। इस बार जब वो पलटा तो उसके हिसाब से ठीक उसके बगल में एक काली सी घनी सी आकृति बैठी थी। कोई चेहरा नहीं, कोई साफ शेप नहीं, बस एक काला सा धब्बा। वो इतना डर गया कि बस भूत भूत चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ भागा, बुरी तरह। हाँ, और यहाँ वो चीज होती है जिसे साइकोलॉजी में शेयर्ड पैनिक या साझा घबराहट कहते हैं। मतलब एक का तीव्र डर देखकर बाकी लोग भी बिना खुद कुछ देखे या समझे वैसा ही डरने लगते हैं। वही हुआ। एक को भागते देखा तो बाकी सब भी हड़बड़ा के उसके पीछे नीचे भागे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। नीचे पहुंच के सब हाँप रहे थे। पूछा भाई क्या हुआ? उसने बताया उस काली आकृति के बारे में। कुछ ने कहा अरे तेरा वहम होगा, पर वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं था, बहुत डरा हुआ था। स्वाभाविक है। खैर, उस डरे हुए लड़के को नीचे छोड़ा और बाकी लड़के थोड़ी हिम्मत करके वापस छत पर गए। देखने की क्या है माजरा। अब यहां एक और अजीब बात हुई। क्या? थोड़ी देर पहले जहां चिकन पकने की तेज गंध आ रही थी ना, अब वहां कोई स्मेल ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हवा एकदम नॉर्मल। अजीब है। उन्होंने बर्तन खोलकर देखा। चिकन तो था उसमें पका हुआ, पर वो महक जैसे गायब हो गई थी। वो इसी सोच में थे कि एक और लड़के की नजर पड़ी छत पर लगी एक छोटी सी लाइट के पीछे। उसे वहां एक काली परछाई खड़ी दिखी। परछाई? हाँ, वो चिल्लाया अरे वहां कोई है, और जैसे ही वो चिल्लाया वो परछाई गायब। बस इतना होना था। सब फिर से सरपट नीचे भागे। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया। डर का माहौल बन गया होगा पूरी तरह। हाँ, अगली सुबह हिम्मत करके छत पर गए। देखा तो बर्तन एकदम खाली, सारा का सारा पका हुआ चिकन गायब। 8-10 लोगों के लिए बना था वो। अरे, तो मतलब सिर्फ दिखना या महसूस होना नहीं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी, चिकन का गायब होना, ये तो कहानी को और सीरियस बना देता है। ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता फिर। सही कहा। और ये घटना हुई थी गर्मी की छुट्टियों के ठीक बाद। तो हॉस्टल में ज्यादा लड़के थे भी नहीं। शुरू में कुछ ने कहा भाई हो सकता है कोई जानवर खा गया हो या मन का वहम हो। लेकिन इसके बाद भी ना, हॉस्टल की बाउंड्री के बाहर, खासकर रात के टाइम,
लोगों को कभी-कभी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी या वही काली आकृति दिखने की बातें होने लगी। नतीजा ये हुआ कि लड़कों ने रात में बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया। एक अनजाना सा डर बैठ गया था सबके मन में। ये दिखाता है कि कैसे एक क्लोज्ड कम्युनिटी में, जैसे हॉस्टल होता है, ऐसी अजीब घटनाएं धीरे धीरे टेंशन और एक तरह का कलेक्टिव बिलीफ बना देती हैं। हर छोटी बात पिछली बातों से जुड़कर बड़ी लगने लगती है। खैर कुछ दिन बीते, छुट्टियों के बाद बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए। इनमें से कई को पुरानी घटनाओं के बारे में पता नहीं था। एक रात फिर से वही टाइम, करीब 9:30 बजे, कुछ लड़के पास में मेला लगा था, वहां से लौट रहे थे। ओके। रास्ता वही बंगले के पास से गुजरता था। जैसे वो बंगले के करीब पहुंचे, उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी, छम छम छम, जैसे कोई साथ चल रहा हो। पायल की आवाज? ये तो नया एलिमेंट है। हाँ। उन्होंने रुककर बंगले की तरफ देखा तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक लड़की चलती हुई दिखी, उनके पैरेलल। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि इस वीरान बंगले में इस टाइम लड़की क्या कर रही है, तो वो थोड़ा पास जाने लगे देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगले की तरफ कदम बढ़ाया, वो लड़की अचानक तेजी से उनकी तरफ आने लगी। अरे! ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। एक लड़का इतना डर गया कि चीख मारकर भागा हॉस्टल की तरफ। और फिर वही हुआ होगा, सब भागे। हाँ बिल्कुल। एक भागा तो सारे उसके पीछे। उन्होंने पलट कर देखा तो वो लड़की भी उनके पीछे भाग रही थी, तेजी से। ओहो, ये तो बहुत डरावना है। डर के मारे बुरा हाल था सबका। भागते भागते वो हॉस्टल कैंपस में घुस गया। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है। पहले जो एक अस्पष्ट सी काली आकृति थी, वो अब एक डेफिनेट फॉर्म ले चुकी है, एक लड़की का। अक्सर ऐसी कहानियों में ये एस्केलेशन का साइन होता है, मतलब प्रेजेंस और क्लियर और शायद और इंटेंशनल होती जा रही है। हाँ, तो ये भागते हुए लड़के जब गर्ल्स हॉस्टल के पास से निकले तो सोनाली नाम की एक लड़की थी। वो अपनी बालकनी में खड़ी फोन पर बात कर रही थी। उसने पहले इन लड़कों को देखा भागते हुए, फिर उनके पीछे भागती उस लड़की को भी देखा। लड़कों ने भी सोनाली को देख लिया था। सोनाली उस लड़की को देखकर इतनी डर गई कि चीख मारकर अंदर कमरे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो पलटी, कहानी के हिसाब से वो लड़की या आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी, एकदम सामने। बाप रे! आमना सामना। हाँ। सोनाली वहीं चीख मार के बेहोश हो गई। चीख सुनकर माधव केयरटेकर भागा आया। उसने दूसरी लड़कियों को आवाज दी सोनाली की मदद के लिए और उन डरे हुए लड़कों को डांटकर उनके कमरों में भेजा। सोनाली को होश में लाया, उसे एहतियात के तौर पर दूसरी लड़कियों के साथ एक शेयरिंग रूम में सुला दिया। इस तरह का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, जहां एंटिटी बिल्कुल सामने आ जाए, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। बेहोशी एक एक्सट्रीम फियर रिस्पॉन्स हो सकती है। अगली सुबह सोनाली को होश तो आ गया, पर उसे रात का कुछ ज्यादा याद नहीं था, बस सिर भारी था। लेकिन जो उसकी रूममेट थी वो इतनी डर गई थी कि अगले दिन ही कोई बहाना बनाकर घर चली गई। अच्छा। अब सोनाली उस कमरे में अकेली रह गई। उस रात, जैसा कहानी में बताया गया है, उसे फिर अजीब चीजें महसूस हुईं, जैसे बिस्तर पर कोई है। दरवाजे के पास वही काली आकृति दिखी जो लाइट जलाने पर गायब हो जाती थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन क्लास में वो अपनी दोस्त को ये सब बता ही रही थी कि अचानक वो अजीब बिहेव करने लगी। जोर जोर से हंसना, सिर घुमाना, आंखें एकदम लाल। ओहो। लोग उसे संभालने गए तो वो छटपटाने लगी और इसी में उसका सिर दीवार से टकरा गया और वो फिर बेहोश हो गई। उसे तुरंत घर भेज दिया गया। बाद में हॉस्टल में लड़कों में ये बात फैली कि सोनाली के घरवालों को कुछ टाइम पहले उसकी किसी बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था और घर में काफी झगड़ा हुआ था इस बात पर। तो कुछ स्टूडेंट्स को शक हुआ कि कहीं सोनाली ने ये सब ड्रामा तो नहीं किया, मतलब पोजेशन का नाटक, घरवालों से सहानुभूति लेने या उनका ध्यान भटकाने के लिए। और देखो, यहीं पर वो एम्बिग्विटी, वो अस्पष्टता आती है जो ऐसी कई कहानियों का हिस्सा है। क्या ये वाकई पैरानॉर्मल था जो शायद उसके पर्सनल स्ट्रेस से बढ़ गया, या ये पूरी तरह साइकोलॉजिकल था, या शायद जानबूझकर किया गया एक्ट था? बिना किसी पुख्ता सबूत के कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कंफ्यूजन तो बना रहा। खैर, सोनाली चली गई। उसके बाद करीब 1 महीना और गुजरा। हॉस्टल में माहौल थोड़ा शांत था, मतलब कभी कभार किसी को पायल की आवाज आ गई या रोने की आवाज या परछाई दिखी, पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। एक तरह का ठहराव। हाँ। फिर एक रात कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। नित्या नाम की एक लड़की रात के वही लगभग 9:30 बजे हॉस्टल बिल्डिंग के बाहर गार्डन एरिया में फोन पर बात कर रही थी, टहलते हुए। बात करते करते उसे अचानक लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, एकदम पास। फिर से वही एहसास। हाँ, उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर वो इतनी डर गई कि फौरन हॉस्टल बिल्डिंग की तरफ जाने लगी।
कहानी के अनुसार जैसे ही वो चलने लगी, वो एकदम जैसे जम गई, हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। यहीं पर पोजेशन। शायद ऐसा ही लगता है। वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंची। उसकी 2 रूममेट्स थी, एक घर गई हुई थी, दूसरी सो रही थी। कमरे में अंधेरा था। नित्या सीधे गई और जो लड़की सो रही थी उसके बिस्तर पर पैरों के पास बैठ गई और धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने लगी, अजीब तरह से। ओहो, ये तो बहुत क्रीपी है। थोड़ी देर में उस सोई हुई लड़की की आंख खुल गई। उसने देखा नित्या से बैठी है। उसने पूछा, नित्या क्या हुआ, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। उसे घबराहट हुई। उसने उठ के लाइट जलाई। लाइट जलते ही नित्या ने उसकी तरफ देखा और एक बहुत ही भयानक सी मुस्कान दी। लड़की के तो होश उड़ गए। तभी कमरे की लाइटें भी अजीब तरह से फ्लिकर करने लगी, टिमटिमाने लगी। ये बिल्कुल हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है। अजीब मुस्कान, लाइटों का टिमटिमाना, डर को एम्प्लीफाई करने वाले एलिमेंट्स। वो लड़की इतनी डर गई कि भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा, जो सिर्फ बंद था, लॉक भी नहीं था, अचानक जोर से बंद हो गया। स्लैम हुआ अपने आप। हाँ। उसने खोलने की बहुत कोशिश की, हैंडल घुमाया, धक्का दिया, पर दरवाजा खुला ही नहीं, जैसे बाहर से किसी ने पूरी ताकत से पकड़ रखा हो। वो चीखने लगी, दरवाजा पीटने लगी और अंदर से नित्या के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। ये तो भयानक है। लड़की फंस गई अंदर। हाँ, बाहर कॉरिडोर में दूसरी लड़कियों ने और माधव ने चीखें और वो डरावनी हंसी सुनी। सब दरवाजे पर जमा हो गए, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। बहुत मुश्किल से, काफी जोर लगाने के बाद दरवाजा खुला। अंदर का सीन देखकर सब चौंक गए। नित्या की रूममेट जमीन पर बेहोश पड़ी थी और नित्या बिस्तर पर बैठी उसी तरह हंस रही थी। और फिर सबके देखते देखते वो बिस्तर से करीब 2 इंच ऊपर हवा में उठ गई। लेविटेट किया उसने। लेविटेशन, हवा में उठना, ये घटना को पैरानॉर्मल के दायरे में बहुत मजबूती से ले जाता है, अगर ये सच है जैसा बताया गया। ये सिर्फ एहसास या साइकोलॉजिकल चीज़ों से बहुत आगे की बात है। ये क्लियर एस्केलेशन है, हल्के एहसास से लेकर फुल ब्लोन पोजेशन और फिजिकल मैनिफेस्टेशन तक। सब बुरी तरह डर गए। उन्होंने जल्दी से उस बेहोश लड़की को बाहर निकाला और नित्या को उसी कमरे में बंद कर दिया। अंदर से फिर हंसी और धमकी की आवाज आई, किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। माधव ने बाकी लड़कियों को उनके कमरों में भेजा, उन्हें शांत किया और खुद पूरी रात नित्या के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा देता रहा। सुबह होते ही उसने नित्या के पेरेंट्स को फोन किया और एक जानकार तांत्रिक को भी बुलाया। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हाँ, पहले नित्या के पेरेंट्स आए। वो आते ही हॉस्टल वालों पर भड़क गए, मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है। माधव और बाकी लड़कियों ने उन्हें समझाया, पूरी बात बताई और कहा कि तांत्रिक को बुलाया है, आप उनके आने तक रुक जाइए। बड़ी मुश्किल से वो माने। थोड़ी देर में तांत्रिक आ गया अपने कुछ हेल्पर्स के साथ। माधव ने उसे सारी कहानी बताई। तांत्रिक ने पहले कमरे में जाकर देखा, फिर बाहर आकर हवन कुंड वगैरह तैयार करवाया। नित्या को होश में लाकर उसके सामने बिठाया, फिर मंत्र पढ़ने शुरू किए। एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस शुरू हुआ। हाँ, कुछ ही देर में मंत्रों के असर से नित्या फिर से अजीब तरह से बिहेव करने लगी। चीखना, चिल्लाना, छटपटाना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर की शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। उसके पेरेंट्स ये सब देखकर एकदम सन्न रह गए। अब उन्हें समझ आया कि मामला कितना सीरियस है। तांत्रिक ने उस एंटिटी से बात करने की कोशिश की। पूछा कि वो कौन है, क्या चाहती है। और उसने जवाब दिया। हाँ, काफी कोशिशों के बाद नित्या की आवाज में ही उस आत्मा ने बोलना शुरू किया। उसने अपना नाम सुधा बताया। सुधा? हाँ, और बताया कि वो उसी पास वाले बंगले के मालिक की बेटी थी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बहुत दुखद कहानी थी। उसे राकेश नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने बहुत विरोध किया, सुधा को मारा पीटा भी। तो सुधा और राकेश ने भागकर शादी कर ली। अच्छा। कुछ महीने बाद उन्हें लगा शायद पिता का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। वो सुलह करने की उम्मीद से वापस आए, लेकिन पिता का गुस्सा वैसा ही था। उन्होंने सुधा को बहुत बुरा भला कहा। जब राकेश ने बीच में बोलने की कोशिश की तो पिता से उसकी बहुत बहस हुई और गुस्से में पिता अंदर गए, अपनी बंदूक लाए और पहले राकेश को गोली मार दी, फिर सुधा को भी मार डाला। हे भगवान, ऑनर किलिंग जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। सुधा ने बताया कि पिता ने उसकी लाश को तो बंगले के पीछे गार्डन में ही कहीं दफना दिया, लेकिन राकेश की बॉडी को वो कहीं दूर ले गया ठिकाने लगाने। सुधा को नहीं पता था कि राकेश को कहाँ दफनाया है, और तब से उसकी आत्मा राकेश को ही ढूंढ रही है। बंगले में, हॉस्टल के आसपास, हर जगह वो बस अपने राकेश को ढूंढना चाहती थी।
तो ये है असल वजह। ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी जो सबको परेशान कर रही थी। ये तो एक भटकी हुई दुखी आत्मा थी जो अपने प्यार को ढूंढ रही थी। यहाँ मोटिव डराना या बदला लेना नहीं, बल्कि एक डेस्परेट सर्च है। त्रासदी, प्यार और अन्याय की कहानी। इसने पूरी घटना को एक मानवीय दुखद एंगल दे दिया। हाँ, तांत्रिक ने आत्मा से कहा कि अगर वो सच कह रही है तो सबूत दे। बताया कि उसकी बॉडी कहाँ दफन है। सुधा ने गार्डन में एक खास जगह बताई। पुलिस को बुलाया गया, उस जगह खुदाई की तो वहां से इंसानी हड्डियां मिली। तो कहानी सच निकली। बिल्कुल। पुलिस ने फिर पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये भी माना कि राकेश को उसने वहां से करीब 50-60 किलोमीटर दूर जंगल के पास उसकी कोई जमीन थी, वहां दफनाया था। पर इतने सालों बाद उसे ठीक ठीक जगह याद नहीं रही। इसके बाद तांत्रिक ने सुधा की आत्मा को नित्या के शरीर से निकाला, उसे मुक्त किया, लेकिन उसे बांधा नहीं। उसे राकेश को खोजने के लिए जाने दिया, क्योंकि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। सोल्यूशन पर अधूरा। हाँ। हॉस्टल में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। तांत्रिक ने पूरे हॉस्टल की शुद्धि की, हवन किया, सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए। सुधा की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया गया। राकेश की बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ टाइम बाद सुधा के पिता की भी मौत हो गई। तो ये थी कहानी उस हॉस्टल और भूत बंगले की। एक दुखद प्रेम कहानी जिसका अंत बहुत भयानक हुआ, और एक आत्मा जो शायद आज भी अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। वीडियो बनाने वाले प्रिंस सिंह का कहना है कि वो बंगला आज भी खाली है और आसपास के लोग कभी-कभी वहां अजीब चीजें महसूस करते हैं। मानते हैं कि सुधा की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी हमें वहीं छोड़ जाती है जहां कई ऐसी कहानियां छोड़ती हैं, सवालों के साथ। क्या ऐसी एंटिटीज वाकई होती हैं? क्या वो तीव्र इमोशंस की, खासकर दुख और अन्याय की गूंज होती हैं जो किसी जगह पर रह जाती हैं? या वो सच में कॉन्शियसनेस है जो किसी ट्रॉमा की वजह से दुनियाओं के बीच फंसी हुई हैं? सुधा की एक कभी न खत्म होने वाली खोज शायद उस अनसुलझी भावनात्मक ऊर्जा और अधूरेपन के बारे में बहुत कुछ कहती है जो कोई भी त्रासदी अपने पीछे छोड़ जाती है। बिल्कुल। इस कहानी को हम तक पहुंचाने के लिए प्रिंस सिंह के YouTube चैनल का शुक्रिया। ये किस्सा दिखाता है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है, जोड़ने की, समझाने की, और हाँ, कभी-कभी रोंगटे खड़े कर देने की भी। आज के लिए बस इतना है।